बहारें हमको ढूंढेंगी। जी, और आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता देवानंद की। मैं आपके साथ प्रीति और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मधुलिका। नमस्कार। और साथ ही साथ आपको परिचय करवा देती हूँ, हमारे साथ स्टूडियो में है देवानंद के फिल्मी सफर पर बहुत सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ है फिल्मकार, लेखक, पत्रकार, राज्यसभा टीवी के फाउंडर एडिटर, अब मैं क्या कहूँ, नाम तो अपने आप ही पता चल गया होगा, राजेश बादल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, और मेरा आप सबको नमस्कार। राजेश जी, देवानंद जी के बारे में इतनी सारी बातें हैं, हम सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, और खत्म तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसी बातें हैं जो दिल तक उतरी हुई है। और नौजवानों की बात करें तो लोग ऐसे फिदा थे उनपे कि उनका हेयर स्टाइल, उनकी जो ड्रेस पहनने की स्टाइल है वो, और जैसे वो बोलते थे, जैसे वो चलते थे, सब कॉपी किए जाते थे। क्यों, क्या कहोगे? हाँ प्रीति, और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि उनको काले कलर की ड्रेस पहनने के लिए मनाही हो गई थी, क्योंकि ये कहा जाता था कि जब वो काली ड्रेस पहनते हैं, काले कलर के कपड़े पहनते हैं, तो महिलाएं जो उनकी फैन थी वो अपना छत से गिर जाती है। और देखिए ना, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं, अभिनेता हैं जी, जो कई पीढ़ियों के दिलों पे राज करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है कि 3 पीढ़ियां तो यकीनन उनकी दीवानी रही हैं। यानी आप दादा कह लें, दादी कह लें, नाना कह लें, नानी कह लें, उसके बाद माता पिता कह लें, और हम सब लोग, तो 3 पीढ़ियां तो निश्चित रूप से देवानंद की दीवानी रही हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, उनके जो एक एक, चाहे वो जिस तरह से उनकी संवादों की अदायगी थी, उनके बालों का अंदाज, अभी तक हमने देखा है कि साधना कट जो, पफ स्टाइल जो बनाते थे, पफ स्टाइल कहते हैं। वो फुग्गा इतना लोकप्रिय हो गया था उस जमाने में कि सैलून में कतार लगने लगी थी जी। और जो हेयर कट करते थे जो आर्टिस्ट, उनके लिए मुश्किल हो गया था कि वो उस कतार को मतलब कम कर पाए। एक जाता था, 10 आ जाते थे। मुझे वो फुग्गे वाला हेयर स्टाइल चाहिए। जी, बातें बहुत सारी करेंगी। राजेश जी के पास भी बहुत सारी बातें हैं और मधुलिका के पास भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सोच रही थी राजेश जी की एक गाना यहाँ सुन लेते हैं। 1955 में एक फिल्म आई थी मुनीम जी, हालांकि शुरुआत तो उनकी फिल्म दूसरी थी, लेकिन इस फिल्म का मैं सोचूं एक गाना मुनीम जी का, जीवन के सफर मेरा ही। क्या बात। असल में देवानंद की फिल्मों का एक बात और भी है कि आप देखेंगे कि देवानंद और राज कपूर जी, दोनों की जो फिल्में हैं, अगर आप देखेंगे, उनमें एक संगीत का जो पक्ष है बहुत ही स्ट्रांग, बहुत मजबूत है। और ये जो जिस गीत का आप जिक्र कर रही हैं, कुछ याद आ गया आपको? जी, शैलेंद्र ने लिखा था है और संगीत था एस डी बर्मन साहब का। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, हो ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। इनकी नजर से खेले, दुख पाए मुसीबत झेले, हो
जो इनकी नजर से खेले, दुख पाए मुसीबत झेले, फिरते हैं ये सब अलबेले, दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब वापस आते हैं। मैं सोच रही थी कि शुरू से शुरू करें, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं हम। तो जो पहली फिल्म आई थी उस पर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि वो जब मुंबई आए तो वो हीरो बनने नहीं आए थे, वो बस नौकरी करने आए थे और कुछ करना था ये सोचा था। लेकिन बॉलीवुड उनका इंतजार कर रहा था, ऐसे जैसे दोनों बाहें फैला के उन्हें ले लेना है और जिंदगी को जी लेना है। असल में मुझे लगता है कि होता ये है कि आपकी जिंदगी की पटकथा कहीं और लिखी जाती है। बहुत सही। आपकी चाहतें कुछ और होती हैं। अब देखिए ना कि गुरदासपुर जिले के शकूरपुर इलाके में कहाँ वो पैदा हुए, जो इन दिनों पाकिस्तान में है। जी जी। और पिताजी वकील थे, तो 8 भाई बहन थे, लेकिन संपन्न थे, तो पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई और अच्छी अंग्रेजी थी इनकी। तो उस अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया इन्होंने। उस समय मैं आपको बताऊं, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ये नेवी में भर्ती होने के लिए बॉम्बे गए थे कि वो नौसेना में काम करना चाहते थे। अब नौसेना में तो संयोग से, मैंने कहा ना कि आपकी जिंदगी की पटकथा कहीं और आपकी डेस्टिनी लिखती है, नियति लिखती है। तो जब नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने एक मिलिट्री सेंसस में 150 रुपए महीने पे नौकरी की। बाद में ऐसे लगा कि ये मेरी दिशा नहीं है, और उसके बाद उन्होंने वहां से वो नौकरी छोड़ दी। और आपको याद होगा पुणे में एक प्रभात फिल्म स्टूडियो होता था और उसके मालिक थे बाबूराव जी। तो बाबूराव जी ने जब इनसे बात की और उनका जो अंग्रेजी का उच्चारण देखा, चाल ढाल एक अलग किस्म का, एक अलग ही किस्म, तो बाबूराव जी उन पर फिदा हो गए। 400 रुपए महीने की उनको नौकरी दे दी। और उसके बाद फिर उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी, जो जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, हम, और इसमें उनकी हीरोइन थी कमला कोटनीस। तो ये फिल्म तो ज्यादा नहीं चली और फिल्म के गीत भी शायद कम मिलते हैं। लेकिन जो दूसरी फिल्म आई थी जिद्दी, जी, और इसकी स्टोरी भी बड़ी मजेदार है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि देवानंद का झुकाव जो फिल्मों में हुआ था वो अशोक कुमार की फिल्म देखकर हुआ था। उनकी एक फिल्म आई थी अछूत कन्या, उसको देखकर उनका झुकाव हुआ था। और ये इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि देवानंद को जिद्दी के माध्यम से लॉन्च करने वाले अशोक कुमार ही थे। उसका एक कारण और भी था कि केवल देवानंद को लॉन्च नहीं किया था, अशोक कुमार ने अपने छोटे भाई, सगे छोटे भाई किशोर कुमार को भी इस फिल्म में अवसर दिया था। अच्छा। और किशोर कुमार ने अपने जीवन का पहला गीत देवानंद के गले के लिए गाया था। और क्या दिलचस्प है कि आप लोगों को तो याद होगा कि उस जमाने में गाने के जो सम्राट कहे जाते थे वो कुंदन लाल सहगल कहे जाते थे। के.एल. सहगल। और के.एल. सहगल की जो गायकी थी उसका अंदाज और उसकी नकल सारे लोग करते थे। तो जो भी नया गायक आता था वो उनकी नकल करता था या के.एल. सहगल के साथ गाना चाहता था। तो ये जो गीत किशोर कुमार ने गाया है, अगर आप सुना सकें, जिद्दी का है, और मरने की दुआएं क्यों मांगू, आप अगर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सहगल का अंदाज कर रहे हैं।
करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने, जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने, उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे, उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जब काटी साबित सालूं थी, जब काटी साबित सालूं की, साहिल की तमन्ना जिसको थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर, साहिल की तमन्ना कौन करे, कौन करे, साहिल की तमन्ना कौन करे, कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण देवानंद साहब के बारे में, और देवानंद जी के बारे में इतनी सारी बातें हैं करने के लिए। स्टूडियो में हमारे साथ राजेश जी हैं, और राजेश जी तो हमें कहीं और ले गए। जी राजेश जी, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जिद्दी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो मुझे जो उनकी हिट फिल्में याद आ रही हैं, वो जिद्दी के बाद मुनीम जी आई, CID आई, क्या बात है, मतलब कैसे देखे किधर को देखे समझ में नहीं आता है। CID फिल्म जब आई तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग भी थे कहाँ उसमें, लेकिन पूरे देश में CID के गीतों की धूम मच गई थी। और लेकिन जो CID का जो सफर है, CID तक आने का देवानंद का, उसके बीच में एक छोटा सा संस्मरण है, आपको कुछ याद है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी का तो हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है। एक फिल्म आई थी 1949 में, विद्या जी, और विद्या में उनकी जो हीरोइन थी सुरैया जी, सुरैया जी। और सुरैया ने कहीं जिक्र किया था कि उन्हें देवानंद शुरू में अच्छे लगते थे, और उससे बाद में उनका प्रेम भी हुआ उनको जी। लेकिन उससे पहले दरअसल इसी फिल्म के साथ दोनों के बीच एक प्रेम का अंकुर फूटा था। दोनों ने स्वीकार किया है इस बात को, किसी ने छुपाया नहीं। उनकी नजदीकियों की फिल्म है ये। जो नानी थी वो इस रिश्ते के खिलाफ थी जी। अब मजा ये था कि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो देवानंद तो एकदम नए थे, और सुरैया उस वक्त एक बहुत बड़ी स्टार थी, खुद गाती थी, और पर्दे पे तो उस समय की सबसे ज्यादा पेड स्टार्स मानी जाती थी सुरैया। तो उन्होंने कई बार समझाया देवानंद को, आप नर्वस नहीं होएं, आप कैसे एक्टिंग करें, कई तरह की चीजें उनको टिप्स दी है, और ये बात देवानंद ने खुद मानी बाद में। तो विद्या आई थी, विद्या के बाद अब इसी बीच में क्या हुआ, मैं CID के बीच का सफर थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। इनके भाई थे चेतन आनंद, 3 भाई फिल्मों में हमने देखा, छोटे भाई विजय आनंद, बड़े भाई चेतन आनंद, और ये तीनों भाई थे। चेतन आनंद तो बहुत पढ़े लिखे थे, और वो दून कॉलेज में प्रोफेसर थे,
लेकिन उनको भी फिल्मों का शौक था, तो वो छुट्टी लेकर के बॉम्बे आए और उसके बाद देवानंद वहां पहुंचे। तो 1949 के बाद इसी समय आसपास नवकेतन फिल्म की उन्होंने नींव डाली। नवकेतन वो बैनर है जिसके तले देवानंद को बहुत मौका मिला, बहुत सारी अच्छी फिल्में आई, सुपरहिट फिल्में आई, कुछ फिल्में नाकाम भी रहीं जिनका जिक्र करेंगे। तो नवकेतन की कहानी और देवानंद की कहानी दरअसल अलग अलग करके हम नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस पहले जो सीआईडी का गाना सीआईडी का एक गाना यहाँ सुन लेते हैं। पहले वो गीत सुना जाए जी। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाले तेरे कार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार चाहे कोई चमके जी चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार सुन सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। सुन सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। खेली होठों पे बाहर निकला गुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं देवानंद साहब के बारे में, और स्टूडियो में मधुलिका है और राजेश जी तो हमें कहां से कहां ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा सा सफर चल रहा है। राजेश जी, अभी बात चल ही रही थी सीआईडी की, लेकिन सीआईडी से पहले जैसे आपने जिक्र किया सुरैया के साथ उनकी कई सारी फिल्में आई हैं, तो कुछ और बताना चाहेंगे? दरअसल सुरैया के साथ उनकी 7 फिल्में आई और ज्यादातर फिल्मों में फिल्में चली हों या ना चली हों, सुरैया और देवानंद की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया। और वो जमाना ऐसा था कि जब चूंकि आजादी के बाद का दौर था, फिल्में अपने आप में एक उद्योग के रूप में विकसित हो रही थी, तो लोग भी ये कहीं ना कहीं भावुक होकर अपने अभिनेताओं के साथ जोड़ते थे। तो जब सुरैया और देवानंद की जोड़ी टूटी तो मैं आपको बता सकता हूं कि घरों में चर्चा का होने लग गई थी कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक ये बात होती थी कि अरे देवानंद से सुरैया की शादी नहीं हुई, सुरैया और देवानंद का जो रिश्ता है वो टूट गया। बड़ी सहानुभूति लोग रखते थे, लेकिन सुरैया और देवानंद अपना काम करते रहे। लेकिन सुरैया और देवानंद की जोड़ी हिट होने में एक बात और भी थी
कि साहिर लुधियानवी और एस डी बर्मन, जो संगीत, जिस अंदाज में उन्होंने इस गीत संगीत का रसायन इस जोड़ी के साथ निकल के आता था, वो बड़ा बेमिसाल था। तो अगर आप अगला गीत कोई बिल्कुल आप बताइए। बताइए कौन सा सुनेंगे अब? आप बड़ा मूड में है मधुलिका, बताओ कौन सा गाना सुनोगी? हालांकि उनकी बहुत सारी फिल्में और बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल। एक नवकेतन की जो कहानी हम बात कर रहे थे वो चल रही थी, लेकिन बाहर की फिल्मों में भी देवानंद काम कर रहे थे। हाँ। एक फिल्म आई थी जाल, जाल के गाने, हाँ। फिल्म आर्ट्स ने बनाई थी, हाँ। और 1952 में आई थी। तो इसमें भी एस डी बर्मन का संगीत था, लेकिन गीता वाली उनकी हीरोइन थी। और उसमें जॉनी वॉकर को भी पहली बार मौका मिला था, के एन सिंह साहब भी पहली बार आए थे, और उसमें उन्होंने एक बड़ा मधुर गीत गाया था, ये रात ये चांदनी फिर। हेमंत कुमार की आवाज। हेमंत कुमार की। क्या गीत है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ, जाती बहारें हैं। तारों की छाँव में पहले कहानियाँ, एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवान,
सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। बहुत ही प्यारा सा गीत, और देवानंद के गीतों के साथ मुझे लगता है कि बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम का सफर बहुत ही प्यारा है। राजेश जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, मधुलिका है। मधुलिका, मुझे ना अब पता नहीं क्यों गाइड याद आ रही है। और उसके ऊपर तो बातें इतनी सारी है। राजू गाइड को मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा जानता है, और उस वक्त पता है सब सोचते थे हमें ही गाइड बनना है, हमें गाइड ही बनना है, और इस दिशा में भी जाने लगे युवा। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हालांकि गाइड के पहले उन्होंने बहुत अच्छी कुछ फिल्में और भी दी थी, अभी हम लोग उनकी भी बात करेंगे जी। लेकिन गाइड के बारे में एक मुझे कहानी याद आ रही है जी। मैं एक राज्य की राजधानी में उन दिनों काम करता था, तो एक लड़का था, उसने गाइड 100 बार देखी थी। अच्छा। हाँ, और उसने अपना नाम, सरनेम जो है बदल के राजू गाइड रख दिया था। अब उन्हीं दिनों देवानंद साहब 75 साल के हुए, तो देवानंद साहब भी अपने इस दीवाने को बहुत पसंद करते थे, और संयोग से उस राज्य के मुख्यमंत्री भी देवानंद के दीवाने थे। एक दिन हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देवानंद साहब का जन्मदिन आ रहा है, क्या ऐसी कोई तरकीब हो सकती है कि वो 75 में अपना जन्मदिन यहाँ मनाएं और हम लोग उनका स्वागत करें। तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि एक उनका दीवाना है, अगर वो जाएगा तो जरूर देवानंद साहब मना नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने फिर अपना स्टेट प्लान भेजा, जिसपे वो राजकीय विमान से स्टेट गेस्ट के तौर पे आए, उन्होंने केक काटा और वापस गए। और इस तरह से मतलब इतने सहृदय और सज्जन, हम लोगों ने उस दिन करीब करीब 2 घंटे तक बात की जी। और उस 2 घंटे में निश्चित रूप से गाइड का जिक्र तो होना ही था, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पहले गाइड का अगर कोई गाना हम सुन लें उसके बाद बातें करें। ठीक है। मेरा तो सबसे पसंदीदा दिन ढल जाए। दिन ढल जाए, तो आपकी पसंद पे सुनते हैं दिन ढल जाए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात। खुद से जुदा और जग से पराए,
हम दोनों थे साथ, फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। जी, हम बात कर रहे थे फिल्म गाइड के बारे में, वहीदा रहमान की एक्टिंग, माय गॉड, मतलब क्या कहें, एकदम डिफरेंट। और जो गीत पे उन्होंने नृत्य किया था, उस नृत्य को देख देख कर मैंने देखा है कि जो लड़कियां थी वो सीखना शुरू कर दी थी नृत्य। बिल्कुल, वो दौर ऐसा था, मुझे याद है कि गाइड पर्दे पर सम्मोहित करती थी जी। अगर आप गाइड देखकर घर आए हैं तो उस रात फिर आप सो नहीं सकते। और गाइड कई कई दिन तक गाइड के डायलॉग, गाइड की फोटोग्राफी, गाइड का संगीत, गीत, और क्या कमाल देवानंद और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री थी। आपको पता है गाइड फिल्म 2 भाषाओं में बनी थी। जी जी। नवकेतन इंटरनेशनल जो इसका नाम पड़ा था इसी वजह से था। दरअसल हुआ ये था कि जो गाइड का जो था आर के नारायण के उपन्यास पर थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी पसंद आई जब कि इस पे फिल्म बनाना है, तो इसके डायलॉग लिखे थे, आपको याद है, पर्लेस बक, बड़ी मशहूर अंग्रेजी की लेखिका हैं। उन्होंने अंग्रेजी वाले संस्करण के लिखे थे डायलॉग, पटकथा लिखी थी अंग्रेजी वाली फिल्म के, लेकिन हीरो दोनों में कॉमन थे, किशोर साहू, अगर आपको याद हो, मार्को नाम का जो रोल है उसमें, जिन्होंने वहीदा रहमान के पति का रोल जो किया है। लेकिन अंग्रेजी वाली फिल्म चली नहीं, उससे थोड़ी सी निराशा तो हुई इनको। लेकिन जब हिंदी फिल्म बनी, और हिंदी फिल्म ने तो जो कमाल किया, राजस्थान की शूटिंग है, आपको पता ही है, बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान की है। उदयपुर और आसपास का जो इलाका है, वो एक तो राजस्थान अपने आप में बड़ा खूबसूरत प्रदेश है, और इस फिल्म में जिस तरह से पर्दे पे निकल के आया है वो तो अद्भुत है। और वो जो गाना है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, वो तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में फिल्माया गया है। तो ये गाना लता मंगेशकर को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है, लता मंगेशकर का पहला सार्वजनिक शो जो हुआ था वो इंदौर में हुआ था 1983 या 84 में, और कई वर्षों तक लता मंगेशकर अपने शो की शुरुआत में इसी गीत से शुरुआत करती थी। हाँ। ये गाना तो मुझे लगता है अब ये गाना यहाँ बनता है। मधुलिका, बहुत अच्छा सा गीत आपने उठाया है, इसे यहाँ सुन लेते हैं, बातें हमारी होती रहेंगी। फिल्म गाइड का लता जी की आवाज में ये गीत। आज फिर मरने का इरादा है।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। आज बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक देवानंद की। बातें और भी हैं। राजेश जी भी हमारे साथ होंगे। फिलहाल प्रीति और मधुलिका को दें इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हर। बहारें हमको ढूंढेंगे इस कार्यक्रम में पुनः आपके साथ है। बहुत सारी बातें की हमने आपसे देवानंद साहब के बारे में, और हमारे साथ है राजेश जी और मधुलिका तो हमारे साथ है ही। तो सबसे पहले कहते हैं आप सभी को हमारा नमस्कार। राजेश जी, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि नवकेतन बैनर बनाया था देवानंद साहब ने और उनके दोनों भाइयों ने मिलकर, और इसकी फिल्म आई थी। सबसे पहली फिल्म थी तो अफसर थी। उसके बाद आई थी एक बाजी, 1951 में आई थी बाजी फिल्म, जिससे लॉन्च किया था उन्होंने गुरुदत्त को एज अ डायरेक्टर। जी, बाजी के बारे में एक खास बात और है। जब अफसर नहीं चली तो चेतन आनंद थोड़ा सा अवसाद में थे। उनका मन नहीं हो रहा था कि अब मैं कोई अगली फिल्म डायरेक्ट करूं, तो उन्होंने बाजी के निर्माण से अपने आप को अलग कर लिया। और जब उन्होंने निर्देशन से अलग कर लिया तो गुरुदत्त को फिर यह अवसर मिला। और जो बाद में देवानंद की जिंदगी में आई कल्पना कार्तिक जी, इस फिल्म वो भी इस फिल्म में एज अ हीरोइन उनके साथ थी। लेकिन नवकेतन की एक बात और भी है, अगर आप देखेंगी बहुत सारी फिल्मों में उन दिनों ये एक फैशन था नवकेतन का कि एक नायक दो नायिका। आप उनकी ज्यादातर फिल्में देखिए तो एक नायक के साथ दो नायिका उसमें पाएंगे आप। तो वो जो त्रिकोण बनता था वो अक्सर पर्दे पर देखने वालों को बड़ा लुभाता था जी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें रहस्य आ जाता था। उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा, अब इन तीनों के बीच में होगा क्या, कौन किसके साथ जाएगा। बाजी जो थी वो क्राइम थ्रिलर मूवी थी, और इसमें गीता बाली और कल्पना कार्तिक दोनों थी। वही मैंने कहा ना कि दो नायक। क्राइम की जो बात कही एक और भी है, देवानंद की अधिकांश फिल्मों में आप देखेंगे तो अपराध का एक, हालांकि अपराध रचनात्मक नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उन फिल्मों में अपराध अपने एक अनिवार्य अंग के रूप में उस फिल्म में दिखता है, और उसकी बड़ी सकारात्मक अंत देवानंद की फिल्मों में होता है। आप कई फिल्में देखिए उसमें क्राइम जो है वो अपने अलग तरीके से सामने आता है जी। और जैसे भी हम बाजी की बात कर रहे हैं तो बाजी जो फिल्म थी वो एक हॉलीवुड मूवी थी, गिल्डा, उससे इंस्पायर थी। तो क्यों ना हम लोगों ने इतनी सारी बात बाजी की है तो गीत भी तो बाजी का गीत तो बनता है जी। फिल्म बाजी का ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो, जहाँ को जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले,
मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। पतवार है कश्ती के तो हम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। बहुमुखी प्रतिभा के धनी देवानंद साहब के बारे में बात कर रही हैं और फिल्म बाजी का गीत अभी हमने सुना। और अब कहाँ चले मधुलिका, बताओ। नहीं, मैं तो अभी बाजी पे अटकी हुई हूँ। अच्छा, आगे नहीं बढ़ना है अभी? थोड़ा सा जो मुझे अभी बाजी आप छोड़ने को तैयार नहीं है। बाजी जीत के जाना है उनको। बाजी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मुझे पता लगे थे कि वो ये था कि इसमें जो डांस सीक्वेंस था, इसमें चूंकि गीता बाली ने एक डांसर का रूप निभाया है, तो उसमें जो उनको डांस सिखाया, यानी डांस डायरेक्टर उनकी उस समय की थी ज़ोहरा सहगल। एक दिलचस्प बात यह है कि हम अभी गुरुदत्त की बात कर रहे थे। गुरुदत्त ने भी एक फिल्म में और देवानंद की फिल्म में नृत्य का निर्देशन किया था, डांस डायरेक्शन किया था जी। तो गुरुदत्त लेखक थे, गुरुदत्त निर्देशक भी थे, गुरुदत्त डांस डायरेक्टर भी थे और गुरुदत्त अभिनेता भी थे जी। बहुत अच्छे अभिनेता, यूं कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। कागज के फूल, क्या बात है, हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। जी, आप अगर बाजी से आगे चलें तो कुछ और सोचें मधुलिका। बिल्कुल सोच सकते हैं। हमें लग रहा है कि हम उनको कहीं से पकड़ ही नहीं सकते, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। जी बिल्कुल सही। नहीं, असल में ये एक बात और भी हुई थी कि बाजी के दिनों में ही जब अफसर नाकाम हो गई, चली नहीं, तो एक फिल्म आई थी आंधियां। जी। तो क्या हुआ, कुछ ऐसा दौर हुआ कि चेतन आनंद साहब को एक के बाद एक लगातार झटके लगे। आंधियां भी नहीं चली, लेकिन आंधियां फिल्म एक बहुत ही शानदार शास्त्रीय फिल्म थी, क्लासिकल फिल्म थी और उसको मॉस्को के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत तारीफ मिली, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बहुत तारीफ मिली और चीन में भी जो एक बहुत बड़ा फिल्मोत्सव हुआ था उसमें भी उनको बहुत तारीफ मिली थी और पसंद की गई थी। तो आंधियां चली नहीं, लेकिन कल्पना कार्तिक के साथ उनकी जोड़ी इसमें भी पसंद की गई थी। बहुत हिट हुई थी जी। मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों उनका वो जो गर्दन में स्कार्फ डालना देवानंद जी का, और एक अलग से, पता नहीं मैं यहाँ दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनका जो चलने का स्टाइल था वो बिल्कुल अलग है। बहुत बढ़िया। कभी वो हैट पहन के, कभी वो कैप पहन के और गले में स्कार्फ, बहुत बढ़िया फिल्म आई थी। अभी हम आगे पहुंचेंगे। आपने जब स्टाइल की बात की है तो आपने देखा होगा कि उनका जो टाई बटन है हमेशा बंद रहता था। जी जी जी। शायद ही किसी ने देवानंद को देखा हो। एक फिल्म आई थी प्रेम पुजारी। हाँ जी, हाँ अभी हम आगे शायद बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो मैं बात टाई बटन की कर रहा हूं कि देवानंद इस फिल्म में जो 2 गाने हैं उसमें तो उनका टाई बटन बंद रहता है, तीसरा जो गाना है उसमें वो टाई बटन खुल जाता है और वो फौजी की ड्रेस में है। तो मुझे याद है कि उन दोनों ये बात, अरे देवानंद का टाई बटन खुला हुआ है इस फिल्म में, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, वो हम लोग आपस में बात करते थे। जी, जी, चर्चा का विषय बना, ऐसा नहीं हो सकता बॉस। इतना आप देखिए कि देवानंद के ऊपर नौजवानों की बारीक से बारीक नजर रहती थी। बिल्कुल। और अभी आपने बात करी प्रेम पुजारी की, तो प्रेम पुजारी जो फिल्म थी बहुत हिट, मतलब वैसे तो हिट फिल्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके जो गीत थे, गीत संगीत उसका बहुत हिट था। और इसके गीत नीरज ने लिखे थे और एस.डी. बर्मन ने संगीत दिया था। दरअसल ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि प्रेम पुजारी के साथ में 2-3 फिल्में आई थी जिसमें नीरज ने देवानंद के लिए गीत लिखे। तो प्रेम पुजारी से नीरज और देवानंद की दोस्ती की शुरुआत हुई। अब देवानंद, जब मैंने नीरज पर भी एक फिल्म बनाई है और जब मैं नीरज से मिल रहा था तो मैंने कहा कि आपने तो देवानंद की एक नई फिल्म में एक और गीत लिखा है। अभी कुछ साल पहले की बात है, उनके निधन से कुछ समय पहले की बात। तो उन्होंने कहा कि देखिए राजेश जी, देवानंद एक ऐसा दोस्तों का दोस्त था जो आप वर्षों मिलें ना मिलें, बात हो या ना हो, रिश्तों में कभी कोई गहराई में कमी नहीं आती थी। तो देवानंद के साथ मुझे जो लगाव है
उन्होंने कहा मैं तो 4-5 साल ही फिल्मों में रहा हूँ। नीरज के बारे में ये सच में वाकई में एक बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने करीब करीब 75 साल तक गीत लिखे, लेकिन 4-5 साल जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रह के फिल्मों के लिए जो गीत लिखे उससे वो लोकप्रिय हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि 70 साल 75 साल तक उन्होंने क्या लिखा। तो ये उनको कसक रही और वो देवानंद से ये कसक अपनी शेयर करते थे। तो आखिरी गीत जो नीरज ने लिखा है वो देवानंद की फिल्म के लिए लिखा है। मैं इस वक्त बोल मुझे नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त गीत। कोई बात नहीं, प्रेम पुजारी का गीत सुन लेते हैं जी। शोखियों में घुला जाए फूलों का शबाब। होगा यूं नशा जो तैयार, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन वो बहता हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहता हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। और होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। याद अगर वो आए, याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई, सूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई, सूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। आना हो जाना हो कैसा भी जमाना हो, उतरे कभी ना जो खुमार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। अच्छा मधुलिका, हमें ये बताइए कि जैसे देवानंद के सब दीवाने थे उस समय में, तो कभी स्कूल या कॉलेज के समय ऐसा हुआ कि आपने क्लासेस बंक की और देवानंद की फिल्म में चोरी छुपे देखने गए दोस्तों के साथ? ऐसा मौका कभी आया या कोई फिल्म याद आ रही है? देखिए, फिल्में तो बहुत याद आ रही है। आपको ये कन्फेस करने का अवसर है, आप ये स्वीकार कर सकती हैं। ये फिल्में तो बहुत सारी याद आ रही है, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए कि हम ऐसे गए भी हैं फिल्में, लेकिन इस समय उन सारी फिल्मों को बता पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी फिल्में थी। अब मैं किसी एक का जिक्र कैसे कर सकती हूँ? मतलब एक क्लास बंक की हो आपने तो बताया, आप हाँ, कहाँ तक बताया? नहीं, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ कि मैं जो कि विज्ञान का छात्र था जी, और बीएससी में पढ़ता था, उस वक्त जब देवानंद की कोई फिल्म आती थी तो सबसे पहले प्रैक्टिकल का टाइम छोड़ता था। उन दिनों सिनेमाघरों में मैटनी शो होता था, तो 3 से 6 आमतौर पर, और प्रैक्टिकल का टाइम भी वही होता था। अक्सर हम वो लोग क्लास बंक। मतलब ये होता था मधुलिका कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है, ऐसा भी लोग सोचते थे
कि जैसे फिल्म लगी तो ये हमें पहले ही देखनी है, चाहे क्लास छूट जाए, लेकिन जाना है और देखना है। अच्छा राजेश जी, आपने उनको इंटरव्यू भी किया है, तो मैं चाह रही थी कि उसके बारे में कुछ हमें बताएं, आपकी जब उनसे बातचीत हुई। मैंने उनको सबसे पहला सवाल तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त 75 साल के थे और देखने में कोई नहीं कह सकता था कि वो 55-60 से ऊपर के हैं। पहला सवाल मैंने यही किया कि देव साहब, ये हुनर क्या है, राज क्या है आपका, आप अपने आप को इतना सेहत आप संभाल के कैसे रख पाते हैं। देखिए, आपने और राज कपूर ने एक साथ अपना करियर शुरू किया था, लेकिन आपने अपने आप को कैसे, तो उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये थी कि देखिए, मैं कहीं ना कहीं मिजाज से फौजी था और मैं फौजी बनना चाहता था। तो मिलिट्री सेंसस में जब मेरी 150 रुपए की नौकरी लगी थी, तो उस समय मेरी कुछ ट्रेनिंग भी उस तरह से हुई। तो वो जो आदत पड़ी सुबह जल्दी उठने की, जल्दी सोने की, टाइम पर खाने की और सब कुछ टाइम पर काम करने की। मैंने कहा लेकिन फिल्म लाइन में कैसे संभव है, आप रात में भी शूटिंग करते हैं, दिन में भी शूटिंग करते हैं, एडिटिंग पर खुद आप बैठते हैं, तो एडिटिंग पर जब आप बैठते हैं तो ये तो आप नहीं कर सकते कि आप 5 बज गए अब आप छोड़ दें, आपका मूड भी होता है। बोले हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लेकिन जब तक मेरी फिल्म की एडिट होती थी, जब तक मेरा प्रोजेक्ट चलता था, तब मैं फिर पूरा डूब जाता था। मैंने कभी मांसाहार या इस तरह से उससे मैं बहुत परहेज किया, खान पान का बहुत ध्यान रखा और मैं अपने मजे का काम कर रहा था। मेरे लिए फिल्में बाद में जब मैंने देख लिया कि मेरी जीवन नैया फौज के साथ नहीं है, फिल्म के साथ है, तो फिर मैंने अपने आप को जीवन की इस नदी में अपने नाव बहने को छोड़ दिया और फिर मैंने उसका आनंद महसूस किया। जैसे मेरा ख्याल है हम लोग भी सोचते हैं कि कभी रेडियो एक ऐसा जरिया है कि रेडियो में हम इतना आनंद महसूस करते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। संगीत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जो बात अभी बीच में हम कर रहे थे कि चेतन आनंद ने अपने आप को अलग कर लिया था, लगातार फिल्में उनकी फ्लॉप हो रही थी। आंधिया फ्लॉप हो गई, उससे पहले अफसर फ्लॉप हो गई, उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी, वो थी हमसफर, तो हमसफर भी नहीं चली। और इसके बाद तो चेतन आनंद जी जो है इसमें, तो इसके बाद टूट से गई वो, क्योंकि उन्होंने इसमें खुद भी एक्टिंग भी की थी। तो नवकेतन ग्रुप में एक तरह से होता है ना कि काम करने वाले कर्मचारी भी उम्मीद करते हैं कि जब फिल्म हिट हो जाती है तो एनुअल इंक्रीमेंट अच्छा हो जाएगा, कुछ इनाम मिल जाएगा, मिठाइयां बटेंगी, कपड़े बटेंगे। और जब लगातार किसी प्रोडक्शन हाउस की एक के बाद एक फिल्म नाकाम हो रही हो, मालिक उदास बैठा हो, तो फिर कर्मचारी भी निराश हो जाते हैं। तो नवकेतन में ऊपर से नीचे तक एक निराशा। अच्छा, एक कठिन बात ये भी थी, या आप कह सकते हैं कि एक झटका था। आपको याद है सरोद वादक होते थे अली अकबर खान, हम सफर में ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म है जिसमें उन्होंने संगीत दिया था। जब ये फिल्म नहीं चली तो वापस वो अपनी सरोद की दुनिया में लौट गई। सुरैया ने नवकेतन से अपना एक फासला बना लिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो समय था जब सुरैया देवानंद की जिंदगी से चली गई। हम लोग बात सुरैया के साथ और हीरोइंस की भी कर सकते हैं, जैसे कि मधुबाला। हाँ, देवानंद के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की। मधुबाला की एक फिल्म आई थी काला पानी। काला पानी बहुत ही प्यारी फिल्म थी। 1958 की मूवी थी ये काला पानी। और मधुबाला ने देवानंद साहब के साथ करीब 8 फिल्में की हैं, जिसमें काला पानी बहुत अच्छी रही, जाली नोट थी एक, अरमान थी, और काला बाजार भी थी। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, अगर आप कहें तो टैक्सी ड्राइवर की थोड़ी बात हो जाए। जी, टैक्सी ड्राइवर की बात करते हैं। आपको टैक्सी ड्राइवर की नायिका का नाम याद है? बिल्कुल, कल्पना कार्तिक। और एक और है जिसके बगैर आप, जी मैं बता सकती हूँ, शीला रमानी जी, जिन्होंने डांसर का रोल किया। और इस फिल्म की जो शूटिंग हुई थी वो लगातार 40 शिफ्ट में पूरी हुई थी। लेकिन उसके तो सारे गाने बड़े अच्छे थे, और खास तौर पर उस दौर में देवानंद अपने चुलबुले गानों के लिए भी बड़े लोकप्रिय हो गए थे। जी। जो एक नटखट किस्म के जो डुएट्स होते थे उनके। लेकिन मुझे तो वो तलत साहब का जाएं तो जाएं कहाँ। अब आप रुक जाइए, मैं ये गाना यहाँ सुन लेती हूँ, सबको सुनवा देती हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो ये गाना यहाँ सुनते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाएं तो जाएं कहाँ,
समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम दिल में धुआं जाए तो जाए कहाँ। समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा गाना। और अब बताइए कहाँ चले? टैक्सी ड्राइवर पे चले, काला पानी पे चले? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मधुबाला के साथ उनकी फिल्म काला पानी की, और जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि उनके कई सारे चुलबुले गीत हैं। हालांकि चुलबुला गीत जो है वो मधुबाला पे फिल्माया गया है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी मैं हरी। हाँ, और इस पर्दे पर आपको याद होगा जब वो गाती हैं तो देवानंद जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देवानंद दे सकते थे जी। और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई और अभिनेता होता तो उस तरह के एक्सप्रेशन देता। ये गाना यहाँ सुन लेते हैं, और शायद इसी में उन्हें बेहतरीन कलाकार का पुरस्कार भी मिला था। 2 बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो चलिए सुनते फिर ये गीत काला पानी का। जी। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, पर छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे? हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर
के लूटना जीने के मजे, क्या करना है जी के, हो रहना किसी के, क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के, हम न रहे तो याद करोगे, समझे समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में आज बात कर रहे हैं देवानंद साहब की, और बहुत सारी बातें हो गई। अब किस दिशा में चले? मेरा मन था ज्वेल थीफ की तरफ हम मुड़े, लेकिन अगर मधुलिका कहीं पीछे ले जाना चाह रही हो तो बताओ क्योंकि वो वहां से वापस आना नहीं चाह रही है। हालांकि बताया नहीं इन्होंने कि इन्होंने छुपके कौन सी फिल्म देखी थी, क्यों राजेश जी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब काला पानी की हम बात करें तो फिर काला बाजार पे भी आ जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो काला बाजार भी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। बहुत प्यारी फिल्म। हाँ, उसमें जो है ये था कि वहीदा रहमान का गुरुदत्त के साथ अनुबंध था, एग्रीमेंट था, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो फिल्म कर नहीं सकती थी किसी दूसरे, उनके गुरुदत्त के बाहर किसी प्रोडक्शन के साथ। अच्छा। लेकिन चूंकि गुरुदत्त का और देवानंद का रिश्ता बड़ा प्यारा था, देवानंद से गुरुदत्त उपकृत भी थे और दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी, तो वहीदा रहमान को गुरुदत्त ने इजाजत दी थी कि वो देवानंद के साथ फिल्म में काम करें। काला बाजार जी। उनके साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, जहां तक मुझे मालूम है। एक गाइड थी, काला बाजार और एक बात एक रात की। जी। ये तीनों फिल्में उनकी रही और तीनों फिल्में अच्छी रही, हिट रही फिल्में। हालांकि इसमें भी नवकेतन की वो परंपरा जारी थी कि 2 नायिकाओं वाली, तो दूसरी जो नायिका थी वो नंदा थी। अगर हाँ आप याद जी हो तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा आपने जिक्र किया काला बाजार का, बिल्कुल। तो काला बाजार का सुनते हैं ये गीत। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। चले जिनके लिए, हम मिट चले हैं जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, 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 खोया खोया चांद। असल में हुआ ये था
कि काला बाजार में शैलेंद्र ने पहली बार गीत लिखे थे। तो कुछ दौर ऐसा आया था, आप अगर एक तरफ याद करें राज कपूर की फिल्मों के जी। तो राज कपूर के जो पसंदीदा संगीतकार थे वो शंकर जयकिशन थे, उनके जो गीतकार थे वो शैलेंद्र थे जी। लेकिन कुछ दौर बीच में ऐसे आया था कि जब आपस के कुछ मतभेद होने शुरू हो गए, यानी साहिर साहब का लता जी से कुछ मतभेद हुआ, शैलेंद्र कुछ समय के लिए राज कपूर से खिन्न हुए, इसी तरह से जो लता मंगेशकर का एसडी बर्मन के साथ कुछ मतभेद हुआ। तो जब ये हुआ तो जो एक स्थापित अनुबंध होते हैं परंपरा के हिसाब से वो टूट गए। तो शैलेंद्र ने पहली बार काला बाजार में गीत लिखे थे और जो इसके बाद जब उनका रिश्ता बना तो फिर एसडी बर्मन उसमें मूल तत्व रहे। एसडी बर्मन के साथ शैलेंद्र, और शैलेंद्र जब नहीं होते थे तो आगे की फिल्मों में हम देखें मजरू सुल्तानपुरी ने जी जी जी। तो इस तरीके से देवानंद साहब के साथ एसडी बर्मन का भी बहुत अच्छा एक एसोसिएशन लंबा रहा। एक बार और भी हुआ था कि उस समय फिर चूंकि संगीत निर्देशक कुछ ऐसे हुआ था कि बदलना पड़ा, तो आपने अगर एक फिल्म का याद करें, हम दोनों एक आई थी फिल्म। जी जी, और जिसमें उनका डबल रोल था। देवानंद की पहली फिल्म थी जो डबल रोल थी और उसमें उनकी हीरोइन थी नंदा और साधना, दोनों थी जी। और चूंकि इसमें एक नवकेतन के साथ एक बात तो आप कहेंगे कि नवकेतन ने जितने नए नए लोगों को मौका दिया है आगे उभरने का। हम लोग कई बार अपने जीवन में भी सोचते हैं कि मान लीजिए हम कोई नौकरी कर रहे हैं तो इसी नौकरी से हमें रिटायर हो जाना है, एक प्रमोशन और मिलता है, 2 प्रमोशन मिलते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता था, उस समय ये परंपरा थी कि लोग आगे बढ़ने नहीं देते थे। लेकिन नवकेतन ने अपने स्टाफ को, एक सज्जन थे अमरजीत जो थे उनकी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड थे, और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते वो सारे प्रचार का काम देखते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन देवानंद से कहा कि मैं आपकी एक बेजोड़ फिल्म का निर्देशन करना चाहता हूं। तो देवानंद ने जब हम दोनों का आया तो हम दोनों में फिर अमरजीत साहब को इंडिपेंडेंट डायरेक्शन का मौका दिया। तो इस तरह से इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो अमरजीत थे, और इस फिल्म के तो सारे गाने ही बड़े अच्छे थे। अभी न जाओ छोड़ के। क्या बात है, मतलब मेरे मन की बात नहीं और सही बात है। यहाँ ये गीत बनता है अभी न जाओ छोड़ के। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तोले, नजर जरा बहक तोले, ये शाम ढल तोले जरा, ये शाम ढल तोले जरा, ये दिल संभल तोले जरा, मैं थोड़ी देर जी तोलूं, नशे के घूंट पी तोलूं, नशे के घूंट पी तोलूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना,
छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक देवानंद की। बातें और भी हैं, पुनः आपके साथ होंगे और राजेश जी भी हमारे साथ होंगे।